हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो CAPF पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन फॉर इंडिया। और अभी हम बात कर लें, बेसिकली इंडिया के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं है। एडॉक बेसिस पे नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन विद टाइम कुछ ना कुछ उसमें चेंज कर दिया जाता है, बट कॉम्प्रिहेंसिवली आप देखोगे हमने कोई अडॉप्ट नहीं किया अभी तक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन फॉर इंडिया, राइट। तो इस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। कई ऐसे टॉपिक आए हैं CAPF पेपर 2 में जहां पे आप ये नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन की रिक्वायरमेंट को कंक्लूजन के अंदर कोट कर सकते थे कि इंडिया के अंदर अभी एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ये आप सॉल्यूशन में लिख सकते थे या फिर इंट्रोडक्शन में आप। ठीक है, टॉपिक लाइक जैसे मैं आपको दिखा दूं, एक टॉपिक आपसे पूछा है, इन्फ्लिक्टेटर्स आर ए थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, एमर्जिंग थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, राइट। सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर इज ए चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, राइट। उसके बाद आप देखोगे चाइनाज पॉलिसी ऑफ एग्रेसिव डोमिनेंस, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन, और ये सिनो-पाक अलायंस इन इंडियाज सिक्योरिटी एंड इंडियाज सिक्योरिटी 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। यहाँ पे आप इन चीज़ों पे बात कर सकते हो कि इंडिया के पास अगर डेडिकेटेड नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है या फिर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें कोल्यूशन, टू फ्रंट वॉर की हमारे पास पॉसिबिलिटी है, तो इस टाइम पे कैसे फोर्सेस एक्ट करेंगी, तो ये सब कुछ आपका डॉक्ट्रिन के अंदर लिखा होगा। उस डॉक्ट्रिन को आप कैसे बेसिकली अडॉप्ट करेंगे, अप्रोच करेंगे। इंडिया में आने वाले टाइम पे आप देखोगे जैसे थिएटराइजेशन ऑफ कमांड हो रहा है, राइट। थिएटराइजेशन हो रहा है कमांड्स का, ठीक है। तो हमारे जो फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे उनका भी ये आइडिया था, उनका ये ब्रेन चाइल्ड था, ठीक है। तो अभी जो हमारे नी CDS अपॉइंट हुए हैं वो भी इस आइडिया को कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो वीडियो है और ये जो आपको मटेरियल दिख रहा है स्क्रीन पे, दैट इज़ बेसिकली प्रिपेयर्ड बाय आवर टीम। पंकज सर बहुत ही उनको इस एक्सपर्टीज़ है इस एरिया के अंदर, इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने ये प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो विदाउट हिज सपोर्ट हम आपके सामने ये नहीं लेके आ सकते थे। तो उनकी एक्सपर्टीज़ है, उन्होंने उनका जो पर्टिकुलरली इस डोमेन के अंदर एक्सपर्टीज़ है, उनकी एक्सपर्टीज़ के बिना ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं हो सकता। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, कहीं पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं इंडिया के अंदर नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन फॉर इंडिया। अब हम देखेंगे जैसे प्रेजेंटली मैं आपको रीड करूँगा लाइन बाय लाइन, हम एक एक चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। तो इसमें शायद आपके 10 या 15 मिनट लग सकते हैं, बट ये है कि आप इसमें से कुछ सीख सकते हैं जो अपने पेपर 2 की प्रिपरेशन में आप लिख सकते हैं, राइट। अब सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया के अंदर क्या ऐसे इशू हैं। पहले हम देखेंगे दिस जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक लैंडस्केप एंड रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। जियोपॉलिटिकल एंड दिस इकोनॉमिक लैंडस्केप की अगर हम बात करें जियोपॉलिटिक्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान और चाइना का कोल्यूशन दिख रहा है बहुत सी चीज़ों में। पाकिस्तान और चाइना का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वो कर रहे हैं। चाइना सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान को वेपन्स। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही है। ऊपर पाकिस्तान ने साक्षाम जो वैली है वो भी किसको दे दी है, चाइना को सीड कर दी थी बहुत पहले ही, ठीक है। तो उनका पूरा कोल्यूशन दिख रहा है। तो ये चेंजिंग जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक लैंडस्केप। जियोपॉलिटिकल के अंदर आप ये भी डाल सकते हैं कि अफगानिस्तान से जैसे यहाँ पे USA ने विड्रॉ किया, वो भी एक चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। दूसरा आप रशिया यूक्रेन वॉर को भी ला सकते हो कि कैसे एक तरह से रशिया के अगेंस्ट पूरा वेस्ट खड़ा हो गया है, ठीक है। तो इंडिया ट्राई टू बैलेंस इट्स स्टेचर बेसिकली एट द इंटरनेशनल लेवल। तो ये भी एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इंडिया के लिए, राइट। दूसरा अगर हम देखेंगे इंडिया के सामने कौन कौन से थ्रेट हैं, न्यू थ्रेट्स हैं। जैसे हमने क्वेश्चन देखा था अमर्जिंग थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। तो किस तरह के थ्रेट्स हैं, कुछ ट्रेडिशनल हैं, कुछ नॉन ट्रेडिशनल हैं, कुछ साइबर हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन वारफेयर है, कुछ स्पेस, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर एंड प्रोपेगेंडा। डिसइन्फॉर्मेशन वारफेयर भी तो होता है ना, साइकोलॉजिकल वारफेयर होता है, जो हम टाइम एंड अगेन चाइना को क्या करते हैं, अक्यूज करते हैं कि चाइना इज़ बेसिकली डूइंग साइकोलॉजिकल वारफेयर। उसके बाद हम देखेंगे थ्रेट एंड कैपेबिलिटी सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो किसी भी नेशनल सिक्योरिटी को प्रिपेयर करने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को प्रिपेयर करने के लिए आपको थ्रेट और कैपेबिलिटी सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू एक मिल जाता है, ठीक है। उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करते हो। अब नेशनल सिक्योरिटी के कंपोनेंट क्या हो सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ये सभी हैं। सोशो इकोनॉमिक हम डिस्कस करेंगे, सोशो इकोनॉमिक कंपोनेंट क्यों है इसके अंदर, गुड गवर्नेंस, पॉलिटिकल, मिलिट्री, बॉर्डर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज एंड इंटेलिजेंस, ये सभी कंपोनेंट हैं इसके नेशनल सिक्योरिटी के। उसके बाद अब देखिए, अब कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या आता है
ये सबसे बड़ा एक आपको एक दिमाग में रहनी चाहिए, डेफिनेशन रटी होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी की एक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर आप देखेंगे नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है एबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन, इट्स इकोनॉमी एंड अदर इंस्टीट्यूशंस कोई से भी हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशन आपका जो आपके कंट्री के अंदर फंक्शंस करते हैं, देयर आर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस। उसमें देखेंगे आप नॉन मिलिट्री डायमेंशन से अगर आप देखेंगे, जैसे नेशनल सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, होमलैंड सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म। जैसे होमलैंड सिक्योरिटी पे अगर आपको कोई कोर्स करना है तो इसमें मास्टर्स भी होती है होमलैंड सिक्योरिटी में, ठीक है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स को अप्रोच करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। होमलैंड सिक्योरिटी जैसे अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर जो भी आपके क्राइम्स होते हैं तो उसको डील करते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इट इज़ जनरली आर्ग्यूड दैट एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस सिक्योरिटी एजेंसी। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है गवर्नमेंट ही होती है। गवर्नमेंट बेसिकली एक्शंस लेती है। कोई भी आपके कंट्री के अंदर कोई थ्रेट है तो उसको लेके गवर्नमेंट ही एक्शन लेती है, उसको एग्जीक्यूटिव ब्रांच बोलते हैं। अब डिफरेंस देख लेना थोड़ा सा डॉक्ट्रिन और स्ट्रेटजी के अंदर। डॉक्ट्रिन और स्ट्रेटजी के अंदर ये डिफरेंस है कि स्ट्रेटजी आपका ये बताती है, बेसिकली स्ट्रेटजी आपकी एक तो दिस इज इन शॉर्ट टर्म, डॉक्ट्रिन आपकी लॉन्ग टर्म होती है। स्ट्रेटजी जो है आपकी शॉर्ट टर्म है, डॉक्ट्रिन आपकी लॉन्ग टर्म है। स्ट्रेटजी डिस्क्राइब करती है एक पर्सपेक्टिव, ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको देती है कि ऐसा सिनेरियो हो जाएगा तो क्या क्या रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सकते हैं। डॉक्ट्रिन आपको देती है कि एक्चुअल में क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहेंगे, कैसे फोर्सेस मूव करेंगे, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे। तो डॉक्ट्रिन के अंदर ये है, राइट। उसके बाद आप देखोगे दिस इज़ द टेबल ऑफ अ कंटेंट, और आप इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक बुक का इंडेक्स है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो। दूसरा आप देखोगे नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन फॉर इंडिया। जैसे आप देखिए होस्टाइल न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला 2 फ्रंट वॉर की हमारे पास पॉसिबिलिटी है। 2 फ्रंट वॉर छोड़िए 2.5 फ्रंट वॉर की भी इन्होंने पॉसिबिलिटी निकाल दिया। और फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उन्होंने बोला था कि एक साइबर थ्रेट से भी, ठीक है, साइबर थ्रेट से भी हमें खतरा है, तो बॉर्डर्स पे तो हम एंगेज होंगे। तीसरा फ्रंट रहेगा साइबर, ओके। तो होस्टाइल न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स हैं हमारे। जब आपके न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स हों तो आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए बहुत ही रोबस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इन एनी सर्कमस्टांसिस, किसी भी इवेंचुअलिटी में आप कैपेबल हों अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए और अपनी नेशनल सिक्योरिटी और अपनी और सोवरेनिटी को बेसिकली गार्ड करने के लिए, राइट। उसके बाद आप देखते हैं these are the different comparison between India and Pakistan and India and China. So मैं इनके बीच में नहीं जाऊँगा कि इंडिया के पास कितने एयरक्राफ्ट है, मिसाइल है। सो दिस इज़ अप टू यू, ये PDF आपको मिल जाएगी। दूसरा हम देखते हैं द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट इज लैक ऑफ क्लैरिटी। जब नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन आपके पास होती है तो आपके पास क्लैरिटी होती है कि इस वाली सिचुएशन में हमें ऐसे एक्ट करना है। जैसे पाकिस्तान अगर बॉर्डर के आसपास मोबिलाइज करता है अपनी आर्मी को, चाइना अगर मोबिलाइज करता है, तो उस टाइम पे जो है अगर आपकी सिक्योरिटी में लिखा हुआ है कि हाँ देयर इज अ नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो विदाउट एनी डिले कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन इसमें हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। कोई गवर्नमेंट कैपेबल नहीं हो सकती, तो इस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो सकते हैं कि गवर्नमेंट डिसीजन ले या ना ले, लेकिन हमने एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन अडॉप्ट कर रखी है, उस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग हमें ये स्टेप लेना चाहिए। कई स्टेट आपने देखा होगा कई गवर्नमेंट वीक भी आई है, तो वीक गवर्नमेंट के टाइम पे ये नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं, ओके। इसके बाद देखते हैं लिंकिंग लाइंस। देखिए सबसे पहले आपको कोई भी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जब आपको बनानी होती है तो यू नीड टू एनालाइज। क्या आपको एनालाइज करना होता है कि आपके बॉर्डर एरियाज़ में या फिर आपकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो आपको किस तरह का थ्रेट दे रही है, किस तरह का थ्रेट आपको आपके ऊपर पोज कर रही है। अफगानिस्तान का एग्जांपल ले सकते हैं, अफगानिस्तान का एग्जांपल लेंगे, ये एक अनस्टेबल एरिया है। पाकिस्तान इज़ आल्सो टू सम एक्सटेंट अनस्टेबल एरिया ऑन ऑल्सो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द मिलिट्री, तो मिलिट्रीली इसको कंट्रोल किया जा रहा है। दूसरा आप देखोगे जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दे आर बेसिकली लाइंग अलोंग द दिस LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास ही हैं वो। उसके बाद आप देखोगे मालदीव्स भी इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, लेकिन मालदीव्स की इंटरनल गवर्नमेंट में और वहाँ पे जो प्रोजेक्ट मिल रहे हैं वहाँ पे चाइना का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। श्रीलंका के अंदर भी ये हम्बनटोटा पोर्ट की आप बात कर सकते हैं। बांग्लादेश के अंदर भी आप प्रेजेंस ऑफ चाइनीज सबमरीन आप देख सकते हैं। बांग्लादेश आर्मी को आप देखोगे
बांग्लादेश नेवी को चाइनीज सबमरीन्स उन्होंने दी है। भूटान का आप एग्जांपल ले सकते हो, नेपाल का आप एग्जांपल ले सकते हो कि नेपाल के साथ कितना ज़्यादा इंक्लिनेशन हो चुका है चाइना का, ठीक है। तो ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन की एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है। दूसरा देखोगे जॉइंटनेस इन सर्विसेज, ट्राई सर्विसेज में जॉइंटनेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब देखिए पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमने सबसे पहले स्टार्ट की, उसके बाद आप देखिए जॉइंट थिएटर कमांड्स। इंडिया के अंदर अगर आप बात करोगे तो थिएटर कमांड बनाने की कोशिश हो रही है कि 3 जॉइंट थिएटर कमांड बननी चाहिए, ठीक है, एक नेवी की, एक एयरफोर्स की, एक आर्मी की, ठीक है। तो इस तरह से तीनों को कंबाइन करके, ठीक है, एक वेस्टर्न बॉर्डर पे, ईस्टर्न बॉर्डर पे, एक आपका नॉर्दर्न साइड पे, ठीक है, इस हिसाब से आपकी जॉइंट थिएटर कमांड बननी चाहिए। ये बेसिकली एक परसेप्शन है, ये उनकी इमेजिनेशन है, या फिर उन्होंने हर एक चीज़ को, हर एक आप देखोगे वॉर गेम जो उन्होंने ड्राइव किया है और उस हिसाब से जो उन्होंने कंक्लूजन में आए हैं कि एक जॉइंट थिएटर कमांड बनाने के लिए क्या क्या उनको एजेंडा चाहिए। उसके बाद आप देखोगे नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को बनाने में क्या क्या हमारे सामने हर्डल्स हैं। हर्डल्स आप देखोगे इंटर सर्विस कॉन्फ्लिक्ट है, इंटर सर्विस कॉन्फ्लिक्ट, इंटर सर्विस राइवलरी भी बोल सकते हैं कि एक दूसरे पे आपका ज़्यादा भरोसा नहीं है सर्विसेज को, ठीक है। सब अपनी आप देख सकते हो, आप अपने एरिया में मास्टरी है, आपकी अपनी डोमेन में एक्सपर्टीज़ है, तो इस हिसाब से कहते हैं कि एयरफोर्स को अपना काम कर देना चाहिए, या फिर एयरफोर्स कई बार बोलती है कि वी कैन नॉट पूल आवर रिसोर्सेज, हमारी एक अलग उनकी इथोस है काम करने की। तो कई बार ये इंटर सर्विस राइवलरी भी हो जाती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आर्मी विल डोमिनेट ओवर ऑल द रिसोर्सेज एंड एयरफोर्स विल लूज इज इम्पोर्टेंस और एग्जिस्टेंस, नेवी भी लूज़ कर देगी तो आर्मी बेसिकली डोमिनेट कर देंगी। ऐसे ऐसे पर्टिकुलर ये स्केप्टिसिज्म है फोर्सेस के बीच में। अच्छा, दूसरा हम देखेंगे नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में मल्टीपल थ्रेट्स। मल्टीपल थ्रेट्स कैसे? इंडिया इज़ बेसिकली प्रोन टू मल्टीपल थ्रेट्स लाइक आर्म्स, ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और रेडिकलाइजेशन और एक्सटर्नल स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। ये सारी चीज़ों से इंडिया क्या है, अफेक्टेड है। ये देखिए आप, ये है आपका रेड कॉरिडोर। यहाँ पे आप देखोगे पाकिस्तान में, यहाँ पे आप देख सकते हो गोल्डन क्रीसेंट, ठीक है। और चाइना इज़ ऑल्सो न्यूक्लियर कैपेबल, पाकिस्तान इज ऑल्सो न्यूक्लियर कैपेबल। बांग्लादेश में आप देखोगे यहाँ से इलीगल इमिग्रेशन होता है, राइट। बर्मा से भी, म्यांमार से भी इलीगल इमिग्रेशन इंडिया के अंदर होता है। अब आप 26/11 अटैक की बात कर सकते हैं कि इंडिया में किस तरह से 26/11 अटैक हुआ थ्रू मैरीटाइम बॉर्डर्स। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको एक नेशनल सिक्योरिटी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इसके ऑन द अबव इट आप इसमें ये लिख सकते हैं कि न्यू चैलेंजेस, नए चैलेंजेस क्या अराइज हो रहे हैं इंडिया के ऊपर। न्यू चैलेंजेस लाइक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर खतरा। जैसे आपने देखा होगा कुंडकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उस पर भी साइबर अटैक हुआ, ठीक है। इस तरह के चेंजेस। दूसरा आप देखोगे हाइब्रिड वारफेयर हो सकता है, साइबर वारफेयर हो सकता है, ठीक है, स्पेस वारफेयर हो सकता है, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड जैसे माइग्रेशन हो सकता है। मालदीव्स का अंदर अगर आप देखिए, अगर सी लेवल राइज करेगा तो मालदीव्स के जो लोग हैं तो दे विल फ्लड दैट कंट्री ड्यू टू डिस्ट्रेस। तो वहाँ से क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ आपको मिलेंगे, और वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरा हो सकता है। दूसरा आप देखोगे म्यांमार के अंदर जैसे सिविल राइट्स हुए, ठीक है, सिविल वॉर हुआ, तो रोहिंग्या और वहाँ की जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन थी उनके बीच में जब सिविल वॉर हुआ तो वहाँ पे आप देखोगे दे फ्लड दैट कंट्री, और वो भी इंडिया में अब आके रहने लग गए। तो ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, माइग्रेशन और इलीगल माइग्रेशन। दूसरा आप देखोगे ये एक इम्पॉर्टेंट जो इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन या फिर नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन की, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडिया जब कंसीव किया गया था इट वाज आफ्टर द 1919 वॉर। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमने ये पर्टिकुलरली समझा कि हमें एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन की ज़रूरत है। उस टाइम हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। एक ये दिस इज़ वन ऑफ द आई थिंक वॉर जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है कि स्ट्रेटेजिकली आपको इतनी हाइट पे कैसे आप काम कर सकते हो, तीनों फोर्सेस को कैसे अलाइन कर सकते हो। ये एक इम्पॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था हमारी हिस्ट्री के अंदर। दूसरा आप देखोगे सिंगल मिलिट्री एडवाइस, यहाँ से ही कारगिल वॉर कमेटी जो बनी 1919 के बाद, आप देखोगे यहाँ से CDS एक पोस्ट बनाने की बात हुई थी, यहीं से था वो। उसके बाद आप देखोगे थिएटर कमांड की बात हुई, थिएटर कमांड बनाने चाहिए इंडिया के अंदर, 3 थिएटर कमांड बनाने की बात हो रही है। उसके बाद आप देखोगे 17 सिंगल सर्विस कमांड है इंडिया के अंदर, 7 आर्मी की, 7 एयरफोर्स की, 3 नेवी की। और इसमें आप देखोगे 2 यूनिफाइड कमांड है। यूनिफाइड कमांड आप देखोगे, एक तो अंडमान निकोबार कमांड, दूसरा स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में आप देखोगे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ न्यूक्लियर वॉर हेड्स, राइट।
उसके बाद ये बात की गई है कि ये रिफॉर्म की ज़रूरत है। क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? DRDO को अपग्रेड करने की बात हुई है, ठीक है, कि वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज़ करे, बहुत ऐसे वेपन्स का इन्वेंट करे जो कि आज के टाइम में इस जनरेशन में विदस्टैंड कर सके, ऐसे एडवांस्ड वेपन्स। दूसरा आप देखोगे डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस। इंडिया को अगर जैसे आपने देखोगे इस गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा पुश किया है डिफेंस इंडिजनाइजेशन पे, तो हम अगर कैपेबल होना चाहते हैं, अगर बेसिकली आप देखोगे हमें एक सोवरन स्टेट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, अगर हम अपने डिसीजन मेकिंग पावर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना देना चाह रहे तो हमें डिफेंस इंडिजनाइजेशन करना ही होगा। रशिया यूक्रेन वॉर में आप देख सकते हैं कि हमारा अराउंड 60 to 70% जो हमारा मिलिट्री का हार्डवेयर है वो रशिया से हम लेते हैं। तो हमारी यूनाइटेड नेशन लेवल पे हम देखोगे वहाँ पे वी डिड नॉट वॉट अगेंस्ट रशिया, या फिर हम रशिया को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं कर सके, ठीक है। वेस्ट भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहा था कि आप रशिया के अगेंस्ट क्या करिए, बेसिकली वोटिंग करिए, लेकिन इंडिया डिड नॉट वोट। लेकिन क्योंकि हमारे इंटरेस्ट उसमें है ना, रशिया में हम 70% हार्डवेयर वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा हमारे बॉर्डर्स पे चाइना है, गलवान वैली इंसिडेंट है, लॉन्गेस्ट स्टैंड ऑफ हमने वहाँ पे देखा है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारी जो आप देखोगे डिसीजन मेकिंग पावर कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। तो ये एक हमें करना है कि डिफेंस इंडिजनाइजेशन पे आप एक और चीज़ देख सकते हैं, इसमें इंटीग्रेटेड सर्विस हेडक्वार्टर्स आप कर सकते हो, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्विस हेडक्वार्टर्स मतलब जो टाइम लैग होता है कोई भी काम करने में वो कम हो सके। दूसरा कम्बरसम प्रोसेस को हम कम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है आपको फास्ट डिसीजन मेकिंग करने की ज़रूरत होती है, तो कई बार ब्यूरोक्रेटिक डिले हो जाता है। ब्यूरोक्रेसी कई बार क्या करती है, डिले कर देती है इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहाँ पे आपको क्विक और आपको एकदम टाइमली एक्शन लेना पड़ता है। जैसे आपने अभी एक CAPF में इस बार भी क्वेश्चन आया था 2022 में, द इंडियन आर्मीज एंड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का मतलब है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का मतलब है आप चीज़ों को बहुत ही विजनरी तरीके से आप सोच रहे हो, ठीक है, वो आपका स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है आपके पास। लेकिन हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं है। ये चीज़ आप कंक्लूजन में लिख सकते थे, जब भी ऐसे आप लिख रहे थे ना कि इंडिया ने बहुत सारे वॉर किए हैं, 62, उसके बाद 47, और उसके बाद आप देखोगे 71 हुआ है, 99 हुआ है, तो बहुत सारे वॉर हुए हैं इंडिया के। उसमें बेसिकली कुछ एक चीज़ आप देखोगे कि इस टाइम पे हमें एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन की ज़रूरत है। ओके, अब आप देखते हैं व्हाट शुड बी द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। क्या क्या चीज़ों की उसके अंदर ज़रूरत हो सकती है? देयर आर 5 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्या हो सकते हैं? एक तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना होगा पहले आपको, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट लाइक वेल बीइंग एंड प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस इन कंट्री के अंदर ही, ठीक है। सबसे पहले इंटरनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। इंटरनल सिक्योरिटी का अगर आप बोले, अगर यूथ डिसएंचेंटेड है, यूथ के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है, तो उसको रिक्रूट किया जा सकता है, वो एक इंटरनल टर्मोइल लेके आ सकता है। तो सबसे पहले आपको कंट्री के अंदर दिस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत है। पॉवर्टी को रेडिकेट करना ज़रूरत है। रेडिकलाइजेशन जो हो रही है उसको स्टॉप करने की ज़रूरत है, ठीक है। रिक्रूटमेंट जो हो रही है उसको, जो आपकी रेडिकलाइज्ड हो रहा है यूथ, उसको रोकने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इंडिया को आपको पहले अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। दूसरा आपको देखना है प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स जैसे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करना है, टेरिटरी का प्रोटेक्शन करना है, सोशल कोहेजन एंड नेशनल रिसोर्सेज। ओके, तो ये आपका एक इसका सेकंड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट आप देखोगे आपको मैरीटाइम पावर के बारे में भी सोचना है, क्योंकि जो चाइना की आप देखोगे मैरीटाइम स्ट्रेटजी आप देखोगे, इंडियन ओशन में चाइना आता जा रहा है, तो इसलिए मैरीटाइम पावर भी इंडिया की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखेंगे डेटरेंस क्रिएट करने के लिए आपके पास, चलो नो डाउट यू आर न्यूक्लियर कैपेबल, बट उसके अलावा भी, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स आप यू कैन नॉट यूज़ एट द फर्स्ट इंस्टेंस, पहले बार में ही आप न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जब एस्केलेशन होता है, जब दूसरी पार्टी आपको लग रहा है कि यूज़ कर सकते हैं तब आप यूज़ करते हो। तो इंडिया की जब आप न्यूक्लियर पॉलिसी भी देखोगे तो इंडिया की नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है। तो डेटरेंस के लिए आपको दूसरी चीज़ों का जो आपके कन्वेंशनल वेपन्स हैं उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ह्यूमन एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। इंटेलिजेंस पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्रिप बनानी होगी इंटेलिजेंस, एक तो डिजिटल इंटेलिजेंस प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब फोर्थ पार्ट इसमें आप देखोगे फाइटिंग स्पिरिट इन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। उनका मोरल डाउन नहीं होना चाहिए, जो अग्निवीर जो पॉलिसी है, ठीक है, अग्निवीर। तो ये एक आप बोल सकते हो कि फाइटिंग स्पिरिट आर्म्ड फोर्सेस का अप करने के लिए है कि यहाँ पे बहुत सारी जो फोर्स है वो यूथ
के अंदर रहनी चाहिए, वो यूथफुल होनी चाहिए, बेसिकली आपकी यंगेस्ट फोर्सेस होनी चाहिए। इंडिया के अंदर डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो क्यों ना उसको रीप किया जाए। इंडिया की आर्मी को हम बहुत ज़्यादा यंग बना सकते हैं, ठीक है, यूथफुल। तो अग्निवीर वाला इसमें आप कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं। उसके बाद लीडरशिप पे काम कर सकते हैं, डिफेंस इंडस्ट्रीज को बेटर कर सकते हैं, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या हो सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी की, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या है, कोई गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले पाती है, बट अगर आपके पास एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, कोई डॉक्ट्रिन होगी, तो यू कैन टेक अ डिसीजन ऑन दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। ओके, उसके बाद आप देखोगे यूनिफॉर्म सिक्योरिटी रिस्पॉन्स टेकन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, किस तरह का रिस्पॉन्स आप दोगे। दूसरा आप देखोगे कोऑर्डिनेशन फोर्सेस के बीच में क्या होगा। और लास्ट आप देखोगे ये हेल्प करेगा इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में, क्योंकि आप जो डॉक्ट्रिन होगी उसमें डिक्लेयर करोगे ना कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन ये है, दीज आर नॉन नेगोशिएबल। किसी भी सिचुएशन के अंदर इन इंटरेस्ट को तो हम नेगोशिएट नहीं करेंगे। आप इसमें देखोगे इश्यूज लाइक कि इंडियाज़ टेरिटोरियल सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी एट एनी कॉस्ट। उसके लिए हमें कोई भी कॉस्ट या फिर कोई भी किसी भी तह तक जाना पड़े, ठीक है। तो ये भी इसमें आप देख सकते हो। उसके बाद देखोगे पॉसिबल चैलेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। पहला चैलेंज हो सकता है कि कंसेंसस नहीं है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर, तो अपोजिशन अपोज कर सकता है। दूसरा आप देखोगे सर्विसेज को ही देख लो आप, 3 सर्विसेज हैं, इनके अंदर भी इंटर सर्विस राइवलरी होती है, तो इनको भी हमें कॉन्फिडेंस में लेना है। उसके बाद देखोगे व्हाट शुड बी डन गोइंग अहेड। तो आपको क्या करना है, फ्यूचर वारफेयर के लिए अपनी फोर्सेस को प्रिपेयर करना है। डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो बात कर रही है इंडिया, वो इंपॉर्टेंट है। अग्निवीर की बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, ठीक है। हमें अब क्या करना होगा, हमें सब्सटीट्यूट करना होगा मैन पावर को विद स्मार्ट टेक्नोलॉजी, जो कि हमने देखा इंटरनेशनल एग्जाम्पल आप देख सकते हैं रशिया यूक्रेन फोर्सेस को। रशिया डिस्पाइट बीइंग मोर इन नंबर्स, लेकिन रशिया जब यूक्रेन को जब वेस्ट ने सपोर्ट किया विद द आर्म्स एंड एम्यूनेशन, आप देखोगे उनके पास एडवांस आर्टिलरी गन्स, उनके पास ड्रोन्स और बहुत सारी चीज़ें जब उन्होंने भेजी यूक्रेन की तरफ, ठीक है, वेस्ट ने, अमेरिका और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो उन्होंने देखा जो आपकी जो बड़ी फोर्स है, रादर देन इट बिकम योर स्ट्रेंथ, वो आपकी वीकनेस बन गई। दे आर जस्ट अ सिटिंग डक, ठीक है। तो ऊपर से आप उनको शॉट डाउन कर सकते हैं। बहुत सारे जो टैंक है रशिया के, वो वहाँ पे आप देखोगे दे आर डिसमेंटल्ड, ओके। उसके बाद आप देखोगे मेजर डोमेन्स पे हमें काम करने की ज़रूरत है, मिलिट्री, इंटरनल, एक्सटर्नल, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल। उसके बाद स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन को लेके आप मतलब सपोज इन टाइम्स ऑफ वॉर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसके साथ, अपनी फ्रेंडली कंट्री के साथ। इंडिया ने अमेरिका के साथ आप देखोगे 4 फाउंडेशनल अग्रीमेंट किए हैं, ठीक है। एक तो लॉजिस्टिक एक्सचेंज वाला, दूसरा कोमकासा, ठीक है, सिस्मोआ। ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन के एक एग्रीमेंट है कि आप इस तरह से कम्युनिकेशन इक्विपमेंट आपके पास दिए जाएंगे जो सिक्योर होंगे, ठीक है, टू वे सिक्योर होगा। उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते, उसको आप जो एनिमी फोर्सेस हैं उस सिग्नल को पकड़ नहीं सकती और आपका उससे कोई सेंस ड्राइव नहीं कर सकती। तो ये होती है स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो दिस इज बिटवीन द 2 फोर्सेज आल्सो, और इंटर फोर्सेज मतलब कंट्री के जो तीनों फोर्सेज है उनके बीच में भी स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो कंक्लूजन आप यहाँ से कर सकते हो, ये सभी चीज़ें जब भी पॉसिबल हो सकती है जब इंडिया के पास एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन हो, ठीक है। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो। सो ऑल आई थिंक बेसिकली क्रेडिट गोज टू आवर टीम। पंकज सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पीपीटी बनाई है, तो सारा क्रेडिट उनको जाता है, बस जस्ट आई एम डिलीवरिंग इट, ओके। सो कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपको लगे कि इस पर डिस्कस करना चाहते हो, आप इस पर डिस्कशन चाहते हो, आप कमेंट कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।